ठीक है। वाई मतलब युवा, वाई मतलब युवा। ई मतलब, ई मतलब, ये मतलब क्या होता, हम भूल गए। एक मिनट। ये मतलब, ये मतलब क्या हो रहा है, अब भी ध्यान था और अब भी भूल गए। एक मिनट बताते। ठीक है, इस बजट में हमने फिस्कल डेफिसिट कितना 3.5% के आसपास रखने का लक्ष्य। एक मिनट बताता हूँ ज्ञान का फुल फॉर्म। ज्ञान मतलब, जी मतलब होता है गरीब, वाय मतलब होता है युवा, ए फॉर अन्नदाता, अन्नदाता, और एन फॉर नारी, नारी मतलब विमेन। ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज है ये। जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण है वो ज्ञान मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और जो बजट है, बजट को ज्ञानी मॉडल पर आधारित होता है। ज्ञानी, GYEN, स्पेलिंग लिखना, GYEN, ज्ञानी मॉडल। अब ज्ञानी मॉडल का मतलब क्या होगा? जी मतलब, जी मतलब क्या होगा? गरीब, गरीबी, गरीबी। वाय मतलब, युवा, वाय मतलब युवा, ठीक है। और और क्या था? ए, ए मतलब होता है क्या? अन्नदाता। और एन मतलब नारी, ठीक है। आई मतलब होता है इंडस्ट्री, दो आई है, एक आई का मतलब इंडस्ट्री, और एक और, एक और आई, दो आई थे। एक आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपना पहला, पहला क्या बताया हमने? जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किस पर आधारित होता है? ज्ञान मॉडल पर। आर्थिक सर्वेक्षण किस पर आधारित होता है? ज्ञान मॉडल पर। ज्ञान मॉडल का फॉर्मूला बताया। और जो दूसरा है बजट जो रहता है वो किस पर आधारित होता है? ज्ञानी मॉडल पर। ज्ञानी मॉडल का हमने फॉर्मूला आपको बता दिया, मतलब फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म आ सकता है या पूछ सकता है कुछ भी इससे रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। शिट, क्या होगा? एक मिनट। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जो कि अपना करेंट में भी आ सकता और इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ है, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो रहता है, ध्यान रखिएगा, बजट के एक दिन पूर्व
निकाला जाता है, मतलब प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और बजट जो रहता है वो एक दिन के बाद रहता है। समझ में आया? आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता बजट हमेशा किसके द्वारा जारी किया जाता? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो बजट के एक दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण घोषित होता है और एक दिन बाद बजट होता है। तो जैसे कि इस वर्ष 25-26 में 18 फरवरी, ये ध्यान रखिएगा, बजट की डेट जनरली 28 फरवरी रहती है, ठीक है। 28 फरवरी तक उसको बजट सरकार को पेश करना पड़ता है। तो इस साल का जो बजट पेश किया गया वो 18 फरवरी को किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण की डेट क्या होगी? 17 फरवरी, ठीक है। ये फैक्ट हो गया अपना। हेलो अब बात करते हैं अपन आर्थिक सर्वेक्षण में जो बात की गई है कि 2047 तक मध्य प्रदेश, मतलब ये मोदी जी का मिशन है, 2047 तक जो क्या बोलते हैं, 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाना है। कब? टारगेट क्या है? ये पिछली पीएससी का प्रश्न था। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। तो एमपी सरकार ने भी 2047 तक समृद्ध, मतलब डेवलप्ड एमपी के रूप में विकसित किया है। और जो मध्य प्रदेश की जो इकॉनमी है वो 2 ट्रिलियन 2,50,00,000 करोड़ रखने का लक्ष्य है। दिस वन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये दोनों बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अपन ने पढ़ा नहीं रहता है तो इसलिए उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य कब तक का है? 2047 तक का। और जो मध्य प्रदेश की इकॉनमी रखना वो कितनी रखनी है? 250 लाख करोड़, ठीक है। मतलब ये लक्ष्य है 2047 तक हमें अपना जो इकॉनमी रखनी 250, मतलब 2 ट्रिलियन बोलते हैं उसको, 2 ट्रिलियन। पीएससी का उठा के देखो पेपर, 2047 तक मध्य प्रदेश का लक्ष्य कितना है? 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। तो 2 ट्रिलियन लक्ष्य है, मतलब 250 लाख करोड़, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन जीएसडीपी। जैसे जीडीपी रहती है ना, तो यदि हम किसी राज्य की जीडीपी फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीएसडीपी, ठीक है। फुल फॉर्म समझ में आ गया? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, जो जीएसडीपी रहती है वो कितनी है, कितनी वृद्धि हुई, ये सब पूछा जाता है। जीएसडीपी 2 मूल्यों के आधार पर निकाली जाती है। जीएसडीपी, क्या बात है नीलिमा मैडम, बाहर हो जा रहे हैं आप? कुछ दिक्कत हो रही क्या? सर वो नेटवर्क चला गया। अच्छा। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बता रहे हैं एमपी का, ठीक है। तो आप क्लास देख लीजिएगा, शुरू की छुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हुए थे। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है। जीएसडीपी का मतलब क्या होता फुल फॉर्म, ज्योति मैडम? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी तो अपन को मालूम ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एस में स्टेट लगा। अब ये ध्यान रखना, 2 मूल्यों के पर आधारित रहती है। एक होता है चालू मूल्य के आधार पर, मतलब करेंट प्राइस, और एक होता है स्थिर कीमत के आधार पर, ठीक है। तो लिखें जीएसडीपी, ब्रैकेट में लिख लेना करेंट प्राइस मतलब वर्तमान मूल्य के आधार पर, और फिर जीएसडीपी स्थिर कीमतों के आधार पर, कांस्टेंट प्राइस।
ठीक है। अब शिट, क्या हो रहा है यार। एक मिनट। अब GSDP करंट प्राइस के आधार पर ध्यान रखना ज़्यादा रहती है और स्थिर प्राइस के आधार पर कम रहती है। तो करंट प्राइस के आधार पर वर्तमान में जो GSDP है वो 16.69 लाख करोड़, लिखिए 16.69 लाख करोड़, ब्रैकेट में लिख लेना 11.14% की वृद्धि हुई है। मतलब पिछली बार की अपेक्षा इसमें 11.14 की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब GSDP कांस्टेंट प्राइस, कौन से मतलब स्थिर प्राइस के आधार पर, तो स्थिर प्राइस के आधार पर लिखें 7.81 लाख करोड़, ब्रैकेट में लिखें 8.04 की वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ 8.0। इंक्रीजिंग का मतलब समझ में आया क्या होता है? मतलब गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में इतनी वृद्धि हुई है। एक बार फिर से समझे, ये डाटा अपन को लर्न नहीं होता है, अपन को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। इसको कई बार पढ़ेंगे तो वो समय ध्यान रहेगा, भूल तो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा है ऐसा ध्यान आएगा। तो अपन बात करें GSDP, ये अपनी हालांकि MP का तो आता नहीं है, कॉमर्स में से रिलेटेड है। GDP जो है वो करेंट प्राइस के आधार पर ज़्यादा रहती है। ज़्यादा ऐसे रहती है क्योंकि इसमें महंगाई वगैरह ऐड हो जाती है करेंट प्राइस के आधार पर, इसलिए इसका जो रेट्स है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे 16.69 लाख करोड़ है। ठीक है। मतलब कितनी वृद्धि हुई है? 11.14 की। अब कांस्टेंट प्राइस में कितनी है? 7.81। मतलब वृद्धि कितनी हुई कांस्टेंट में? 8.04 की वृद्धि हुई है। ठीक है। ये अपना एक पॉइंट होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर आते हैं, मतलब 3 क्षेत्र के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स जो कि इनकम को जनरेट करते हैं। ठीक है। कौन कौन से वो 3 सेक्टर्स हैं? बीना मैडम थोड़ी बताइए। सर MP का, MP या ऑल इंडिया का बोल रहे हैं? 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो प्राइमरी सेक्टर, हाँ, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर पे क्या आता है? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है। आती है। हाँ। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग्स वगैरह आता है और टेरिटरी सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज वगैरह आता है। ठीक है। तो पिछले वर्ष 25-26 में किसका कितना योगदान रहा वो अपन से पूछा जाता है। प्राइमरी सेक्टर कितना % का योगदान दिया, मतलब मध्य प्रदेश की इनकम को जनरेट करने में, या सेकेंडरी सेक्टर, या टेरिटरी सेक्टर्स, या सर्विस सेक्टर्स। समझ में आए 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला सेक्टर की बात करते हैं तो लिखिए प्राइमरी, ऊपर हेडिंग डाल लेना, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। टीवी की आवाज़ तो नहीं आ रही? हमारे इधर आवाज़ चल रही है तो आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। हाँ ठीक है। तो 3 सेक्टर में पहला सेक्टर प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लेना कृषि, मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कितना योगदान रहा मध्य प्रदेश? सबसे ज़्यादा योगदान रहा, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कितने %? 43.09%।
43.09%, 43.09%, 43.09%। किसका योगदान था ये? कृषि का। अब आता है दूसरा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो था वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं इसमें, सेकेंडरी सेक्टर्स में, द्वितीयक क्षेत्र में। इसमें 19.79% का योगदान था, 19.79% का। ठीक है। फिर है तीसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर कितना, कौन सा सेक्टर आता? सर्विस सेक्टर्स। ठीक है। सर्विस सेक्टर्स जो है वो 37.12% था, 37.12%। मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में किसका कितना योगदान था? तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? प्राइमरी सेक्टर का, लगभग 43%। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर्स का कम योगदान, सबसे कम योगदान कितना था? 19% के लगभग, मतलब 20%, 19.79। और टेरिटरी मतलब होता तृतीय क्षेत्र, मतलब सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स में बहुत जितनी भी सर्विसेज रहती हैं वो आती हैं, तो उसमें लगभग 37.12% का योगदान रहा। ठीक है। अब एक बार पूरा रिवाइज करवाओ ज्योति मैडम, पहले जल्दी से शुरू से बोलो क्या क्या पढ़ा अपन ने। इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ा है। तो इकोनॉमिक सर्वे ज्ञान मॉडल पर आधारित है, जिसमें जी गरीबी, वाई युवा, ए अन्नदाता और एन नारी है। फिर बजट ज्ञानी मॉडल पर आधारित है, इसमें जी गरीबी, वाई युवा, ए अन्नदाता, एन नारी, आई इंडस्ट्री और आई आधारभूत संरचना पर आधारित है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पढ़ा है। तो इसमें ये आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बजट के एक दिन पूर्व घोषित होता है और एक दिन बाद वो बजट बन जाता है। इस साल आर्थिक सर्वेक्षण 17 फरवरी का माना जाएगा। आप बोल रही हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण वो बजट नहीं बन जाता, आर्थिक सर्वेक्षण अलग आता है और बजट अलग आता है। बजट आर्थिक सर्वेक्षण के एक दिन पूर्व आता है, मतलब सॉरी, बजट के एक दिन पूर्व आता है। हाँ, फिर आगे पढ़े। फिर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया और एमपी को भी विकसित करने का लक्ष्य, विकसित प्रदेश का लक्ष्य 2047 तक। इसमें इकोनॉमिक लक्ष्य है एमपी का 250 करोड़ या 2 ट्रिलियन। फिर किसी राज्य की जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। इसमें 2 मूल्यों पर ये निर्भर करती है, एक तो वर्तमान मूल्य के आधार पर, दूसरा स्थिर कीमतों के आधार पर। तो जो करंट या वर्तमान मूल्य के आधार पर होती है वो है 16.69 लाख करोड़, जिसमें 11.14% की वृद्धि हुई है। और स्थिर कीमतों के आधार पर 7.81 लाख करोड़, जो 8.04% की इसमें वृद्धि हुई है। फिर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है वो 3 क्षेत्र के आधार पर अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, इसमें एग्रीकल्चर आता है जो कि 43.09% है, इसका योगदान सबसे ज्यादा है अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग को वो करता है, बताता है, जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती है और ये है 19.79%। थर्ड है सर्विस सेक्टर, इसमें सारी सर्विसेज आ जाती है और इसका परसेंट है 37.12%। ये जो ये बताया ना तीनों क्षेत्रों का, ये हर साल चेंज होता रहता है। पिछली बार शायद सर्विस सेक्टर पहले नंबर पर था, ठीक है। इस बार कृषि क्षेत्र पहले नंबर पर, चेंज होता, फ्लक्चुएट होता रहता। अब बात करते हैं अपन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो लिखिए
प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ब्रैकेट में लिख लेना करेंट प्राइस के आधार पर। वर्तमान मूल्यों के आधार पर 1,69,050 169,050 169,050 169,050 ये करेंट प्राइस के आधार पर है। 169,050 169,050 169,050 स्थिर मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर कैपिटा इनकम बता रहे हैं 76,971 76,9 सभी लोग अपने अपने मन में रिवाइज करते जाएं तो ये डाटा याद ऐसे ही होगा 76,971 और करेंट प्राइस के आधार पर 169,050 169,050 और स्थिर मूल्यों के आधार पर 76,971। ठीक है, एक बार फिर से देखें, GSDP स्थिर मूल्यों के आधार पर कितनी है? 16 पॉइंट कितनी है? 16.69 लाख करोड़। और कितना इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर से? 11.14%। अब ये किस मूल्यों पर आधारित है? ये करेंट प्राइस पर। अब स्थिर प्राइस के आधार पर 7 पॉइंट कितना है? 7.81। ठीक है, मतलब कितनी वृद्धि हुई? 8.04 की। अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है मध्य प्रदेश की? 169,050 और कांस्टेंट प्राइस के आधार पर 76,971। ये अपनी 3-4 चीजें हो गई। ठीक है, अब अपन इतना ही रखते हैं आज, कल इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। ये अपने आर्थिक सर्वेक्षण चल रहे हैं, फिर बजट के बारे में कल पढ़ते हैं। ठीक है, इतना लर्न कर लीजिएगा। अब आती है अपनी कहानी आगे की। आज से अपन को नया टॉपिक शुरू करना था। नया टॉपिक क्या था? अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं अपन, क्या कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का मतलब तो मालूम होगा, बताइए श्रद्धा मैडम। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय किसे कहेंगे? हाँ पूछ रहे हैं जी। इंटरनेशनल मार्केटिंग जब सर दो कंट्री के बीच में हम एक्सचेंज करते हैं, व्यवसाय मतलब लेन देन होता है, उसको अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, अपन को ये सब तो मालूम ही है। इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज। मतलब गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल या नॉलेज का यदि हम बॉर्डर्स के पार करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अब एक चीज जो हम पढ़ानी थी वो मिल नहीं रही है, कहाँ लिखा है वो पॉइंट?
चलिए अभी आगे हो सकता मिल जाए। देखो, स्टेज इन इंटरनलाइजेशन मतलब, एक मिनट देख ले, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। चलिए अभी तो नहीं मिल रहा। हाँ, स्टेज इन इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें कुछ स्टेज बताई गई हैं। पहली स्टेज बताई गई डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब समझ में आ गया होगा। कौन सी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है बताइए? जो कंपनी व्यवसाय जो रहता है वो देश की सीमाओं के अंदर ही करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक या घरेलू कंपनी। ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के चरण या स्टेजेस इन इंटरनेशनलाइजेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो घरेलू कंपनी का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी देश की बॉर्डर के अंदर ही अपने माल का आयात निर्यात करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। अब इंटरनेशनल कंपनी किसे कहते हैं? लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। डैश करके लिखें, जो कंपनी इंपोर्ट और आयात या निर्यात दूसरे देशों से करते हैं। तीसरा लिखें, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक मिनट थोड़ा हम देख लें। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है, डैश करके लिखें, ऐसी कंपनी जो अपने देश के अलावा कई अन्य देशों में व्यापार, उत्पादन या सेवाएं करती है। क्या मतलब होगा? ऐसी कंपनी जो अपने देश के अलावा अन्य देशों में भी। अभी देखो, अपन ने इंटरनेशनल कंपनी का मतलब देखा। इंटरनेशनल कंपनी का मतलब जिनका मतलब देश के बाहर व्यवसाय होता है। ठीक है। और मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब जो कई देशों में अपना व्यवसाय करती हैं, उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया में एक ही बाजार मानकर लगभग समान उत्पाद, एक सा उत्पाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सा उत्पाद मतलब एक सेम प्रोडक्ट पूरे विश्व में मतलब बेचता खरीदता रहता है, उसको हम ग्लोबल कंपनी कहते हैं। ठीक है। देखो, सबकी अपन को सेम ही लगता है, लेकिन इन सब में अंतर रहता है। ठीक है। फिर आगे आता है ट्रांजैक्शनल कंपनी। ट्रांजैक्शनल कंपनी
TRANSANTION, ट्रांजेक्शनल कंपनी मतलब अंतरराष्ट्रीय पार राष्ट्रीय, ट्रांजेक्शन मतलब पार राष्ट्रीय, इसका हिंदी वर्ड ना देखें, ट्रांजेक्शनल कंपनी लिखें। ट्रांजेक्शनल कंपनी किसे कहते हैं? मतलब ऐसी कंपनी जिनका मुख्यालय एक देश में होता है लेकिन उसकी जो ब्रांचेस रहती हैं वो सारे देश में रहती हैं। एक देश में हेड ऑफिस कर लेते हैं और कई देशों में व्यापार करते हैं। ठीक है, अब तीनों में अंतर समझो। पहले तो तीनों मतलब जो लास्ट के तीन बताए। पहला हमने बताया मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब कई देशों में व्यापार करती हैं। ठीक है, ग्लोबल कंपनी किसे कहते हैं? पूरी दुनिया में व्यवसाय तो करती हैं और जो उनका प्रोडक्ट जो रहता है वो एक जैसा रहता है। ठीक है, जैसा मैकडोनल्ड्स इंडिया में वही है, आउट ऑफ इंडिया भी वही है, तो इस टाइप की कोई कंपनी नहीं तो वो ग्लोबल कंपनी कहलाती है। ट्रांजेक्शनल कंपनी क्या कहती हैं? मतलब जो देश के अनुसार अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। जो देश के, जिस देश में मान लो इंडिया है तो इंडिया में वो साड़ी बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जीन्स पहनते हो जीन्स बनाती है। अफ्रीका में कुछ और बनाते हैं। मतलब देश के अनुसार यदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल कंपनी, मतलब स्थानीय जरूरतों के आधार पर जब बनाए जाते हैं। अब इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो रहती हैं वो कौन सी रहती है, सबसे छोटी कौन सी? जैसे अपन ने जो सीक्वेंस लिखा ना वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले आता देशी कंपनी जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। दूसरा कौन सा बोला? इंटरनेशनल कंपनी। ठीक है, तीसरा बोला मल्टीनेशनल और ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी और ट्रांजेक्शनल, सबसे बड़ी कंपनी इसमें रहती है ट्रांजेक्शनल, फिर ग्लोबल, फिर मल्टीनेशनल। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। अब मॉडल, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे मॉडल चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे मॉडल्स चलते हैं, उन मॉडल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कौन कौन से मॉडल अपने लिए महत्वपूर्ण है पहले लिख लीजिएगा। ERG मॉडल, ERG फ्रेमवर्क या ERG मॉडल। अब ERG मॉडल किसे कहते हैं ये देखिए। ERG का फुल फॉर्म देखें। ERG मतलब होता है एथनोसेंट्रिक, सॉरी ERG नहीं, EPRG, पी और इंक्लूड करें, EPRG। ये टीवी कौन चालू किया? किन कुछ लगता नहीं है क्या? हम यहाँ पढ़ा रहे इतनी तेज। हाँ, EPRG, EPRG का फुल फॉर्म देखो। सबसे पहले ई मतलब होता है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, एथनोसेंट्रिक। लिखिए ई मतलब एथनोसेंट्रिक, ETHNO सेंट्रिक, CNTRIC। एक एक लाइन में लिखना, उसकी मीनिंग हम दो लाइन छोड़ते जाना। एथनोसेंट्रिक में पहले दो लाइन छोड़ दो, फिर लिखो पी। पी मतलब होता पॉली, POLY, पॉली, पॉलीसेंट्रिक।
पहले कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये EPRG मॉडल? महिमा मैडम नहीं पढ़ा सर, ध्यान ही नहीं है सर। आता है इससे क्वेश्चन। रीजियोसेंट्रिक, फिर आगे लिखो रीजियो, REGIO, रीजियोसेंट्रिक। फिर आता है जियोसेंट्रिक, GEO सेंट्रिक, CNTRC। अब इसके बारे में समझें क्या कहलाता है ये, अच्छे से समझिएगा। पहले तो फुल फॉर्म अच्छे से लर्न होना चाहिए। EPRG में कुछ ही, E का फुल फॉर्म क्या है, P का क्या है, R का क्या है, G का, ये भी आ सकता है। अब मीनिंग मालूम होना चाहिए। एथनोसेंट्रिक किसे कहते हैं? सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, उस पर आधारित। एथनो मतलब होता है, मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे अभी, तो इसलिए अच्छे से सुनिएगा नीलिमा मैडम। पहले एथनोसेंट्रिक का मतलब, मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया में है और एक कंपनी नेपाल में है। हम अपना प्रोडक्ट इंडिया के आधार पर बना रहे हैं, इंडिया के आधार पर वहां पर भी वही प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? एथनोसेंट्रिक। मतलब क्या हुआ? जब कंपनी का उत्पाद होम कंट्री के अनुसार होता है। उसका हेड ऑफिस कहाँ है कंपनी का? हमारी इंडिया में। उसकी ब्रांच कहाँ है? नेपाल में। जब वस्तु मतलब जो मार्केट किया जा रहा है वो होम कंट्री के आधार पर हो, मतलब जो प्रोडक्ट हम होम कंट्री में बनाते थे वही प्रोडक्ट कहाँ पर बना रहे हैं? विदेश में बना रहे हैं या जो भी देश हो, तो उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिक, ठीक है। मतलब ब्रैकेट में वहां डैश करके लिखें, होम कंट्री के अकॉर्डिंग, होम कंट्री के अनुसार वस्तु का उत्पादन या विक्रय करना। अब आगे चलना। महिमा मैडम, पॉलीसेंट्रिक का मतलब, पॉलीसेंट्रिक का मतलब होस्ट कंट्री के अनुसार वस्तु का उत्पादन करना। इसका मतलब क्या होगा महिमा मैडम? होस्ट कंट्री के अनुसार वस्तु का उत्पादन करना मतलब क्या है? क्या पता। मैकडॉनल्ड, जैसे मैकडॉनल्ड बोलो बोलिए। जैसे नेपाल में हाँ होस्ट में जैसे यहाँ पे बन रहे थे वो नेपाल के अकॉर्डिंग बनाए। हाँ, तो होस्ट कंट्री मतलब जो हमारा दूसरा देश है उसके अनुसार हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। मान लो हमारी एक ब्रांच इंडिया में, एक ब्रांच नेपाल में, एक ब्रांच USA में, ठीक है। कंपनी का नाम एक ही है, ठीक है, कंपनी का नाम तो एक ही है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन जो कर रहे हैं वहाँ की होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। होस्ट और होम दोनों में अंतर है। होम मतलब स्वामी, होस्ट मतलब मेहमान। मेहमान कंट्री के अनुसार यदि हम वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। डैश करके लिखिए, यदि होस्ट कंट्री के अनुसार वस्तु का उत्पादन होता है तो उसे पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। अब आता है रीजियोसेंट्रिक। रीजियो मतलब एक रीजन का मतलब होता है, जैसे कि USA है, USA में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। जैसे एशिया है, एशिया में इंडिया भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, और चाइना पाकिस्तान भी आ रहा है, नेपाल भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है। मतलब ये रीजन कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि रीजन के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार यदि वस्तु का उत्पादन किया जाए, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ये रीजन है,
समझ में आ रहा? रीजन का मतलब ये महाद्वीप कह सकते हैं। तो महाद्वीप मतलब रीजन के अनुसार, रीजन मतलब क्षेत्र का मतलब, क्षेत्र मतलब देश नहीं है, देशों का समूह। जैसे यूएसए, यूएसए में अमेरिका भी आता है, और भी कौन कौन सी कंट्रीज है वहाँ, मैक्सिको है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, और कनाडा भी है। ठीक है, ये सारी यूएसए के पार्ट हैं। साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका क्या है? साउथ अफ्रीका एक कंट्री का नाम नहीं है, कंट्रीज, मैनी कंट्रीज जो मिलकर एक महाद्वीप का निर्माण करती हैं। तो लिखें रीजन के अनुसार, रीजन REGION, रीजन के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना। और जियो सेंट्रिक मतलब होता है वर्ल्ड के अनुसार, विश्व के अनुसार। विश्व के अनुसार मतलब जो विश्व में, सारे विश्व के अनुसार अपन जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं, इसमें एक ही वस्तु रहेगी, वस्तु का उत्पाद एक ही, जैसे मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड हर जगह का सेम रहेगा, तो ये किस टाइप की कंट्री, किस टाइप की कहलाइए, इसको जियो सेंट्रिक कहेंगे। उनका जो एम बना रहता ना, उसका पैटर्न इंडिया में वही रहेगा, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, सब जगह एक सा रहेगा। तो ये वर्ल्ड सेंट्रिक मतलब जियो सेंट्रिक है। और रीजन के अनुसार यदि हम चेंज करते रहते तो उसको जियो सेंट्रिक। जनरली पहले दो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके फुल फॉर्म लर्न कर लेना, फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। ई का मतलब मीनिंग नहीं पूछा जाता, वो तो हम आपको एक्सप्लेन करने के अनुसार समझा रहे थे। अब आगे चलते हैं। ये अब काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया। अब आप मान लीजिए हमें इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश करना है, तो उसको प्रवेश करने के कुछ मोड बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में घुसना है हमें, ठीक है, तो कैसे इंटर करेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। हेडिंग डालिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश की तरीके या मोड। पहला होता है एक्सपोर्टिंग, मतलब निर्यात। निर्यात करना मतलब ये एक तरीका है। मान लो निर्यात किया अपन ने, निर्यात किया मतलब दूसरे देश को निर्यात किया, तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल हो गए। दूसरा है लाइसेंसिंग, लाइसेंस। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए दूसरे देश के प्रोडक्ट का हमने लाइसेंस ले लिया तो यहाँ पर ही बेचने लगे, तो लाइसेंसिंग कहलाता है। फ्रेंचाइजिंग, अगला लेंगे फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी में क्या रहता है, उसमें राइट टू डेवलप, एस्टेब्लिश एंड डुप्लीकेट द ऑपरेशन ऑफ द फ्रेंचाइजर्स बिजनेस। मतलब हम किसी भी अन्य देश के बिजनेस को उसी के अनुसार, जैसे मैकडोनल्ड की बात कर लें, मैकडोनल्ड हमें मान लो खोलना है, तो दुकान का शेप, कलर, पूरा पैटर्न, फर्नीचर सब एक सी रहती है, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। ठीक है, कि किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश करने का ये एक तरीका है। फिर आता टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की, टर्न TORN, टर्न की प्रोजेक्ट। अब ये टर्न की प्रोजेक्ट क्या कहलाता है, इसके बारे में समझें।
टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब होता है जैसे कि कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, मान लो किसी भी कॉलेज में, तो कॉलेज की बिल्डिंग कौन बनाता है बताओ? कॉलेज वाले बनाती कि सरकार बनाती है? पीडब्ल्यू मतलब सरकार बना के देती है, ठीक है। ये नहीं कि प्रिंसिपल पूरा वॉच करता रहता है कि तुम्हें देखने की ऑब्जर्वेशन करें, वो बात अलग होती है। लेकिन काम किस करेगा? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी किससे कांटेक्ट करता है? मध्य हायर एजुकेशन से। हायर एजुकेशन के पास पैसा आता सरकार से। मतलब इसमें बन रही है बिल्डिंग कॉलेज की। जब पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, फिर चाबी दे देता है किसको? प्रिंसिपल को, ठीक है। और प्रिंसिपल फिर उसका इनॉग्रेशन करवाता मुख्यमंत्री, फिर अपन लोग वहाँ पर बैठ के आराम से बैठ सकते हैं। ये कहलाता है टर्नकी प्रोजेक्ट। मतलब काम कोई और करवा रहा है, जब पूरा काम हो जाती है तो चाबी उसको दूसरे को दे दी जाती है, तो ये टर्नकी प्रोजेक्ट कहलाता है। जनरली गवर्नमेंट जितने भी सरकारों की प्रोजेक्ट जो रहते हैं ना बड़े बड़े, वो टर्नकी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। समझ में आया? मीनिंग समझना बस है, अपन को लिखना नहीं है इससे रिलेटेड। फिर होता है जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक फर्म मिलके या दो या दो से अधिक देश मिलके कोई बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। फिर है एफडीआई। एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? श्रद्धा मैडम, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का मोड है। सबसे खतरनाक और रिस्की मोड, प्रश्न पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में सबसे रिस्की मोड कौन सा है? लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, टर्नकी या फिर एफडीआई। तो सबसे रिस्की जो रहता है, सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है, वो कौन सा रहता है? एफडीआई, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एंट्री हो गए। इतने मोड से कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। अब आगे आता है एफडीआई, हेडिंग डालें एफडीआई। एफडीआई किसे कहते हैं? और एफपीआई बताइए बीना मैडम, एफडीआई किसे कहते हैं? एनीवन? नोबडी? यस, हाँ बीना मैडम बोला। ये क्रॉस बॉर्डर बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको कहा जाता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्ट। ये तो सही बोला आपने, लेकिन मीनिंग क्या होगा एफडीआई का? लिखो, एफडीआई का मीनिंग लिखें। इसका मतलब ये होता, पहले समझ लें, जब कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी देश में की कंपनी में निवेश करता है, मतलब वो सही बोला था आपने, विदेशी कंपनी, लेकिन ये बात ध्यान रखना, देश की कंपनी विदेश में नहीं करेगी, विदेश की कंपनी देश में करेगी। मतलब फॉरेन कंपनी यदि होस्ट कंपनी मतलब अपनी इंडिया में आके निवेश करती है, इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? लिखिए, विदेशी व्यक्ति या कंपनी द्वारा देश के उद्योगों में निवेश करना। इन्वेस्टमेंट बाय अदर कंट्रीज इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड इन इंडस्ट्री। लिखना, उद्योग या व्यवसाय में निवेश करना, ठीक है।
व्यवसाय में निवेश करेगा या फिर उसमें निवेश करेगा। एफडीआई क्या हुआ, मतलब नीलिमा मैडम बताइए एफडीआई का। सर कोई भी विदेशी कंपनी जब हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, जैसे मान लीजिए नेपाली अगर नेपाल हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी तो वो एफडीआई किस में निवेश करेगी, बिजनेस में या कोई में या बिजनेस में। अब एफपीआई क्या कहलाता, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लिखो विदेशी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये नोट्स वगैरह जब आप बनाते हैं ना तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेन्स का यूज़ करना चाहिए। यदि आपको हम अपने नोट्स भेजेंगे तो आप देखिएगा कि अलग अलग पेन से, ताकि वो हाईलाइटेड हो जाती हैं वो चीज़ें। और ये बार बार हमें कितने सालों से यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हाँ, एफपीआई क्या कहलाता है, जब विदेशी निवेशक के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, जब इंडिया के हमारे देश में शेयर्स पर, बॉन्ड्स पर या म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करता है तो उसको एफपीआई बोलते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर, एफडीआई और एफपीआई में। देखो वहां पर विदेशी व्यक्ति किस में निवेश कर रहा था, कंपनी में या बिजनेस में, ठीक है। अब यहाँ विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति किस में निवेश कर रहा है, हमारे शेयर्स पर, हमारे डिवेंचर्स पर, मतलब इंडिया के कंपनी के जो शेयर खरीद रहे हैं, डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो ये एफपीआई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया महिमा मैडम? हाँ सर, अच्छे से ना। तो डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है उसको एफपीआई बोलते हैं। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ एफडीआई। लिखिए एफडीआई के प्रकार कितने होते हैं। पहला होता हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज एफडीआई। क्षैतिज एफडीआई क्या कहलाता है? क्षैतिज एफडीआई का मतलब होता है, क्षैतिज का मतलब जैसे कि ये देखो, दिख रहा हमारा हाथ, हाँ ये जो हैंड्स है ये कैसा है, क्षैतिज। क्षैतिज मतलब जैसे कि आप, हम जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एक ही पोस्ट पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्षैतिज। तो ऐसे ही जब कंपनियां क्षैतिज रूप से, मतलब जब अन्य देश में, एक मिनट, जब कोई कंपनी अन्य देश में वही बिजनेस करती है जो अपने देश में कर रही है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब हमारी इंडिया के अंदर, जैसे अभी अपन ने वो पढ़ा हुआ था ना, स्टेप्स ऑफ व्हाट, इंटरनेशनलाइज, सबसे पहले जो मल्टीनेशनल्स में वो ही है एक प्रकार से। तो मतलब जब दूसरी कंपनी या जो विदेश की कंपनी इंडिया में आ रही है वो वही व्यवसाय करती है जो वहां पर चलता है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब दूसरा लिखो वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल मतलब होता लंबवत, लंबवत। वर्टिकल एफडीआई का मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न चरणों में निवेश करना। उत्पादन के विभिन्न चरणों में निवेश करना मतलब
इन्वेस्टमेंट इन वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा इसका मीनिंग देखो। उत्पादन के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले तो ये लिख लो, वर्टिकल एफडीआई दो प्रकार की होती है। एक होता बैकवर्ड वर्टिकल और एक का होता फॉरवर्ड वर्टिकल। बैकवर्ड वर्टिकल, बैकवर्ड वर्टिकल डैश करके लिखें। कच्चे माल में निवेश करना, कच्चे माल पर निवेश करना, कच्चे माल की स्रोतों पर निवेश करना। इन्वेस्टमेंट इन सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको बोलते बैकवर्ड वर्टिकल। और फॉरवर्ड वर्टिकल वितरण एवं विक्रय में निवेश करना। इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। सर फिर से बोलिए। फॉरवर्ड वर्टिकल मतलब होता है वितरण एवं विक्रय में निवेश करना। अब इसके बारे में समझिए क्या है। वर्टिकल एफडीआई जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता बैकवर्ड और एक होता फॉरवर्ड। बैकवर्ड वर्टिकल का मतलब क्या बताया हमने, वर्टिकल एफडीआई का मतलब जब उत्पादन के विभिन्न चरण, जैसे उत्पादन का विभिन्न चरण क्या हुआ, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। जैसे मान लीजिए शुगर फैक्ट्री है, तो शुगर फैक्ट्री में सबसे पहले शुगर केन, गन्ना आएगा। अब व्यक्ति, मान लो कोई विदेश का व्यक्ति आया, बोला शुगर केन में हमने इन्वेस्टमेंट, मतलब गन्ने की खेती करना, उसके लिए तो 10 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये कहलाएगा बैकवर्ड वर्टिकल। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कच्चे माल पर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता, प्रश्न पूछा जाता है यदि रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री पर इन्वेस्ट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फॉरवर्ड वर्टिकल या बैकवर्ड वर्टिकल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड मतलब होता है, इसको अपने हिसाब समझो, बैक मतलब पीछे जाना, पीछे मतलब रॉ मटेरियल सबसे पहले होता, तो रॉ मटेरियल। अब विक्रय और वितरण सबसे लास्ट में होता है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब थर्ड वन आता है। अभी तक अपने दो पढ़ लिए, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। समझ में आ रहा है ज्योति मैडम? हाँ सर आ रहा। बीना मैडम? थोड़ी थोड़ी आ रहा। अरे आज बीना मैडम? जी सर आ रहा है सर। ना आए तो पूछ लेना, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं काफी, जी सर। अपन से बनते नहीं। फिर अगला है त्रियक एफडीआई, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, कॉन्ग्लोमरेट या त्रियक एफडीआई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हर देश में अलग अलग उद्योगों में निवेश करना। जैसे इंडिया में मान लो शुगर में कर रहा, पाकिस्तान में सिल्क में कर रहा, सिल्क उद्योग मतलब कपड़ा उद्योग में निवेश कर रहा, नेपाल में कुछ और कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कर रहा, फ्रांस में कुछ और करना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, त्रियक। त्रियक मतलब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा का मतलब ये होता है कि हर देश में उस देश के अनुसार ही वो जो इन्वेस्टर रहता है वो पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं त्रियक या कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। ठीक है, फिर आता है ग्रीन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड, ये बहुत पूछा जाता है, ग्रीन फील्ड एफडीआई किसे कहते हैं। ग्रीन और एक होता ब्राउन फील्ड, दो महत्वपूर्ण है। और वर्टिकल, ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है
जब नए व्यवसाय में निवेश किया जाता है, मान लो कोई विदेशी इन्वेस्टर है, उसने क्या किया, हमारे इधर इंडिया में नए व्यवसाय पर उसने निवेश किया हुआ है पैसा, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई, नए व्यवसाय में निवेश करना। फिर अगला है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड एफडीआई, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, एफडीआई, एफडीआई का मतलब इन्वेस्टमेंट ही समझें। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जब पहले से स्थापित कंपनी या व्यवसाय में निवेश करता है। देखो अभी अपन ने ग्रीन फील्ड में क्या देखा, नए व्यवसाय या नई कंपनी में हम यदि निवेश करते हैं, मतलब विदेशी निवेश करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड किसे कहेंगे, जो संचालित हो रही कंपनी या व्यवसाय में उस निवेश करता है, पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई।